मीडिया संहिता है उसके बारे में कहा जाता है कि ये दीवानी है, दीवाना करना है। शरणार्थी का टैग लगा करके यहाँ बस रहे थे और पहचान बदल रहे हैं। पूरे प्रदेश में बसने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में षड्यंत्र के तहत जनसंख्या डेमोग्राफी बदलने का प्रयास है। प्रदेश में 2 तरह के कानून होंगे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक तरह का कानून चाहिए। नमस्कार, मैं कुमुद गुप्ता और आप देख रहे हैं KITM प्रकाश। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सर कविंद्र कफिरिया सर जी। सर, आपका स्वागत है KITM प्रकाश के मंच पर। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये रहेगा कि आज उत्तराखंड को बने हुए 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो भारतीय न्याय व्यवस्था दिन ब दिन चेंज होती रहती है, उस पर आपका क्या राय है? देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं KITM को बधाई देता हूँ कि उत्तराखंड निर्माण की रजत जयंती के अवसर पर आप इतना सेलिब्रेट करते हैं और इस संबंध में पब्लिक के बीच आप एक विषय रखना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा कि 25 वर्ष उत्तराखंड को निर्माण हुए हो गए और जो बदलता हुआ कानून है या इस दौरान जो प्रदेश बनने के बाद जो चेंजेस आए जुडिशल सिस्टम में, मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम अविभाजित उत्तर प्रदेश में थे, जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, तो उस समय चूंकि ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ शिक्षा का जो एक उच्च स्तरीय शिक्षा का अभाव था, संसाधनों का अभाव था, अपने लोग प्लेन्स में जाके पढ़ने में असमर्थ थे। तो मुझे लगता है उस समय जो हायर जुडिशरी या जो अपने निचले स्तर की जो पहले स्टेप है जुडिशरी का, जैसे सिविल जजेस हो या फिर हाईकोर्ट जैसे स्तर पर या ट्रिब्यूनल्स पे भी आप इसे कह सकते हैं, वहां पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की रीच कम थी, पहुंच कम थी। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जब ऐसे लोग कानून का निर्वचन करते हैं या कानून का पालन कराते हैं जो उस भौगोलिक क्षेत्र की दुर्गमता से, वहां की रूढ़ियों से वाकिफ नहीं होते, तो जब वो जजमेंट पास करते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज का अभाव नजर आता है। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद ये फायदा हुआ है कि जो जुडिशियल सिस्टम है, जो निचला स्तर है, जो सिविल जज का है या हायर जुडिशियरी है या फिर जो हाईकोर्ट स्तर के या जो ट्रिब्यूनल स्तर पर है, वहां जो बैठे हुए लोग हैं अधिकांश इसी प्रदेश के रहने वाले लोग हैं और इस प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उससे वाकिफ है, यहाँ की रूढ़ियों से वाकिफ है। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत फायदा जो है प्रदेश को हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारतीय दंड संहिता भारतीय न्याय व्यवस्था में चेंज हो चुकी है, तो क्या इस बदलाव से न्याय में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं? आपका क्या नजरिया है इसमें? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, आजादी से पहले बने हुए कानून, अपने यहाँ जो भारतीय दंड संहिता थी वो भी अंग्रेजों ने बनाई। अपने यहाँ जो CRPC थी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, यानी जिसके हिसाब से कानून का निर्वचन या धाराओं का लगाई जाती थी, वो भी अंग्रेजों के जमाने का बना था। सबसे बड़ी बात है जो साक्ष्य अधिनियम था वो भी अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था। यानी कि कहीं ना कहीं वो ऐसे पीरियड में बना था जब भारतीय शासन में नहीं थी, यानी विदेशी अंडर शासन करते थे, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उस कानून पे दिखता था। जैसे देशद्रोह कानून, ऐसे बहुत सारे कानून है उसमें। जैसे एक मोटर व्हीकल एक्ट के कानून से रिलेटेड एक कानून है जो कि वाहन द्वारा दुर्घटना होने पर जो मृत्यु हो जाती है उसको बेलेबल बनाया, क्योंकि उस समय जो अधिकांश वाहन थे, जो कार्स थी, जो मोटरसाइकिल की हुआ करती थी, वो अंग्रेजों के पास हुआ करती थी या भारतीय एलीट क्लास के पास होती थी, सामान्य लोगों के पास ये सुविधा नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या था, कानून भी उन्हीं एलीट क्लास, एलीट भारतीयों के और अंग्रेजों के हिसाब से बनाया गया था। अब जब CRPC को BNSS कर दिया या भारतीय न्याय संहिता को, भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता कर दिया, ऐसी साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन आ गए, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस। मैं कहूंगा कि पूरा तो नहीं बदला है सरकार ने, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्लॉज थे उनमें संशोधन किया है और उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से बनाने का प्रयास किया और काफी हद तक सरकार इसमें सफल हुई है। और मुझे लगता है कि अगर उसका धीरे धीरे जब वो पूर्ण तरीके से, अभी तो दोनों कानूनों के हिसाब से जुडिशरी, क्योंकि उसमें एक परिसीमा वो होता है, समय होता है, उसके बाद ये नए कानून लगता है, उससे पहले पुराने कानून के हिसाब से चलता है। तो अभी बहुत सारी फाइलें पुराने कानून के हिसाब से चली, कुछ फाइलें नए कानून के हिसाब से चली। तो जब ये पूरी तरीके से अपने उसमें सिस्टम में आ जाएगा तो मुझे लगता है कि जुडिशियल सिस्टम को स्मैश करेगा। जैसे कि सर आपने बताया, अब हम आजकल देखते हैं कि न्याय व्यवस्था में किसी को न्याय मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इस पर आपकी क्या राय है कि लोगों को लगता है, लोगों का आजकल न्याय प्रणाली पर से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि न्याय व्यवस्था न्याय करने में बहुत ज्यादा समय लगा देती है, तब तक इंसान की उम्र तब तक बीत जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक भारतीय सिविल जो मीडिया संहिता है उसके बारे में कहा जाता है कि ये दीवानी है, दीवाना करना, यानी कि वो अंतहीन मुकदमे होते हैं। मुकदमा आता है, एक पार्टी जीतती है, हारती है, उसके बाद जो हारने वाली पार्टी है वो अपील पे चली जाती है, फिर अपीलेट कोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट जाते हैं, हारने या जीतने वाला, फिर उसके बाद उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो ये समझिए कि एक मुकदमे को डिसाइड होने तक कभी कभी 40-50 वर्ष लगते हैं और 2-3 पीढ़ियां उस मुकदमे में खप जाती है।
ये पूरी तरीके से हम कानून की खामी तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि जो अपना भारतीय जुडिशियल सिस्टम है, ये विदेशों के जुडिशियल सिस्टम को देख के बनाया गया है। विदेशों और यहाँ क्या अंतर है? सबसे बड़ा जो अंतर है जनसंख्या का। विदेशों में जो जजों की संख्या है उनका अनुपात लोगों के जनसंख्या के अनुपात में उनके जो जजों की संख्या हो, और इंडिया में जो जनसंख्या है पॉपुलेशन है उसके अनुपात में जो जजेज है बहुत ज्यादा अंतर है। इसकी वजह से क्या है, जब बहुत सारी जनसंख्या के ऊपर एक जज या कम जज होते हैं तो फाइलें ज्यादा होती हैं, मामले ज्यादा होते हैं, तो उसके निस्तारण में ऑब्वियसली समय लगता है। इसके अतिरिक्त क्या है, अपनी जो सामान्य जनता है उसमें भी कानून के प्रति अवेयरनेस कम है, वो भी अपने अधिकारों के प्रति। अदरवाइज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या भारतीय संविधान हमें ये राइट देता है, मौलिक अधिकारों में वो शामिल है कि हम अपने मुकदमे की सुनवाई जल्दी करवाएं, लेकिन क्योंकि हम जुडिशियल सिस्टम में फंस जाते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका नुकसान एक सामान्य व्यक्ति को उठाना पड़ता है। आज उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला, तो इस पर आपका क्या विचार है? इससे न्याय व्यवस्था में क्या चेंजेस आ सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये बिल्कुल प्रासंगिक भी है, और 370 हटने के बाद और कई सारे ये जो पूरे पुराने कानूनों को बिल्कुल बदल देने के बाद मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पूरे भारत में लागू होना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि सारे प्रदेश और अभी मुझे लगता है केंद्र सरकार अभी राजनीतिक स्तर पर से लागू करने की स्थिति में तो मजबूती से नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड ने सबसे पहला राज्य बनकर जो बहुत बड़ा कदम उठाया है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है। और अभी जो उसकी जो सरकारी संस्थाओं की जो रिपोर्टिंग है उनका कहना है कि पूरे प्रदेश में षड्यंत्र के तहत जनसंख्या डेमोग्राफी बदलने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि यहाँ का जो लोकल का जो निवासी है, जो यहाँ का मूल निवासी है, वो अपने मूल स्थानों को छोड़कर पलायन कर रहा है। वो अपनी सुविधा के लिए, जॉब की दृष्टि से, पढ़ाई के लिए अपने जगहों को छोड़ के अन्य जगहों को बस रहे। तो जो गांव सीमांत क्षेत्रों में खाली हो गई, वहां ऐसे लोग जिनमें आप ये कह सकते हैं कि जो घुसपैठिया है, जो दूसरे प्रदेशों से जो अपने शरणार्थियों का टैग लगा करके यहाँ बस रहे थे और पहचान बदल के पूरे प्रदेश में बसने का प्रयास कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि पूरी डेमोग्राफी चेंज होगी और आने वाले समय में उत्तराखंड को नुकसान होगा, वो था उसके अपेक्षित था। तो सरकार ने यूसीसी लागू, इससे क्या लाभ होने वाला? सरकार ने सबको, प्रत्येक नागरिक को धर्म और जाति के आधार पर विभाजित करके उन्हें एक इंसान की तरह विभाजित कर दिया, एक सामान्य नागरिक की तरह विभाजित किया, सब पे एक जैसा कानून लगेगा। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि ये कानून कैसे यूजफुल है। जो अपनी जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, या जो अपने मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, और या जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, सब पर उत्तराधिकार के अलग अलग नियम लागू हैं। जैसे मेरी संपत्ति है तो हिंदू क्या कहते हैं विधि के अनुसार उनका विभाजन होता था, मुस्लिम है मुस्लिम लॉज के अनुसार होता था, ईसाई होता। सरकार ने इन सबको कोडिफाई कर दिया, कहा गया प्रदेश में दो तरह के कानून नहीं चलेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक तरह का कानून चलेगा, यानी कि जो नियम हिंदू पर लागू होगा वही मुस्लिम पर लागू होगा, वही ईसाई पर लागू होगा। उससे क्या लाभ है? जैसे पहले मुस्लिम धर्म में जो संपत्ति का बंटवारा होता था उसमें कई सारे जो कि बिल्कुल उत्तराधिकार के क्रम में आने थी, तो उन्हें नुकसान होता था। लेकिन अब ये लागू होने के बाद जो रियल में उसका वारिस है, जिसे वो संपत्ति मिलनी चाहिए, उसी को मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो तलाक है, कई बार क्या होता था वहां मुस्लिम विधि में तलाक लेने की प्रक्रिया बहुत अलग होती है। मैं इसलिए जैसा उठा रहा हूँ तलाक वाला, क्योंकि आज के समय में महिलाओं के अधिकारों की बहुत सारी बात होती है। तो ये भी जैसे उनके भरण पोषण की बात है, अगर डिवोर्स होने के बाद उनके बच्चे हैं या महिलाओं के अपने भरण पोषण की बात है जो अपना कमा खा नहीं सकती है, उनके लिए कोई कानून नहीं था, वो अपने मुस्लिम विधि के इम्यूनिटी हासिल किए हुए थे मुस्लिम विधि के अनुसार। अब यूसीसी लागू होने के बाद सभी महिलाओं को वो राइट्स मिलेंगे जो एक सामान्य महिला को मिले। धन्यवाद सर अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। इसी तरह की और नई जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए KITM प्रकाश के साथ।